बस कुछ सेकंड्स वेट कर रहे हैं, एक बार एग्जाम्पलर मैं ओपन कर लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो मैं देखता हूँ स्क्रीन प्रेजेंट करके। बेटा कोई और कौन बच्चा था जो स्क्रीन प्रेजेंट कर सके? मैं परमिशन दे देता हूँ। एक बच्चा स्क्रीन प्रेजेंट कर देना। कर दिया? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख चुके थे, आप लोग भी जूम करके देख सकते हो। ओके, सो बेटा जब मैं बोलूँगा तभी आप स्क्रीन को हटाइएगा। एक बार सभी बच्चे पढ़ लें, वैसे तो मेरे पास तो अपने लिए भी क्वेश्चन है, सभी बच्चे एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने हटवा दिया था, आई थिंक मैंने कहा था इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा गलत दिया है। वर्क डन डज डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वो करता है इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड। तो ये ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गलत है, तो इसे आप रहने दीजिए। इस क्वेश्चन को 7th पर आइए। द वाटर स्टोर्ड इन डैम पजेस, जो भी वाटर किसी भी डैम में स्टोर किया गया है उसके पास कौन सी टाइप की एनर्जी होगी? स्टोर किए हुए पानी के पास बताया जा रहा है नो एनर्जी, देन बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा स्टोर करना, जब भी डैम बनाया जाता है पानी को स्टोर किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि ये जो है बेटा आप कर सकते हो कि ये हाइट पर स्टोर होगा। हाइट पर स्टोर होगा तो ग्राउंड से अगर कोई चीज हाइट पर है, स्टोर है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो किसी हाइट पर हमने स्टोर किया है, दैट मीन्स एक मिनट, ये स्क्रीन किसी और की शो हो रही है मुझे, या आई डोंट थिंक। बेटा मेरी स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही होगी शायद आपको, हाफ में आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ओके 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 ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इट इज दैट इट विल कंटेन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए होंगे आप इसे। एक डैम के अंदर पानी स्टोर किया जा रहा है, तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि डैम्स आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से ऊंचाई पर ही बनाए जाएंगे ताकि जो है ना पानी अपने आप नीचे आ सके हाई वेलोसिटी से। लेकिन अभी हमने पानी को रिलीज नहीं किया ना, स्टोर कर रखा है। तो जो पानी डैम के अंदर स्टोर है, हम डैम के अंदर के पानी की बात कर रहे हैं, उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच। कोई भी एक बॉडी है वो एच हाइट से फॉल कर रही है। आफ्टर इट हैज फॉलन h/2 इट पजेस। किसी एक बॉडी फॉल करना, अब समझना बेटा इस चीज को। बेटा दिखा दीजिए स्क्रीन। फॉल करने का मतलब होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही होगी, ठीक है, और किसी हाइट एच से। तो अगर वेलोसिटी जीरो रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रही होगी, क्योंकि ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर जब वेलोसिटी जीरो है। आपको पता है ना ये हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये वेलोसिटी वाला कंपोनेंट जीरो है तो इससे मल्टीप्लाई होने वाली रिमेनिंग थिंग भी आंसर्स क्या देंगी? जीरो देगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो होगी।
देन आपकी बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। ये h हाइट पर है, ग्राउंड से किसी हाइट या लेवल पे है, तो इट विल डेफिनेटली हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये कह रहा है जब ये आधा h/2 हाइट पर आ चुकी है, इस समय इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी। अब आप खुद सोच के बताइए, अगर ये इस हाइट पर है, इसके पास वेलोसिटी 0 होगी या फिर कुछ होगी? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं हो सकती, इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। और ये ग्राउंड के ऊपर तो नहीं पहुंची भी, ग्राउंड से इसके पास हाइट है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, अभी पोटेंशियल एनर्जी कम है, लेकिन स्टिल इट हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या दोनों एनर्जी एग्जिस्ट कर रही हैं अभी? ऐसा है, दोनों कर रही है, तो आप ऑप्शन में देखो जहां पर दोनों एनर्जी होनी चाहिए। अब इसमें लिखा हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक, बिल्कुल सही है। दोनों एनर्जी बराबर बराबर होंगी, आधी ही पोटेंशियल होगी आधी ही काइनेटिक होगी। ठीक है, इसको आप ट्राई भी करके देख सकते हो, आधी कैसे। देखो, ये जब इसकी हाइट, इसे ऐसा समझिए, हाइट हाफ हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके पास अब? mgh/2। पहले कितनी थी? mgh। कितना चेंज हुआ? आधी हो गई, तो आधी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का। बेटा एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए। देखो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, h इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड। इस वाली पोजीशन पे हाइट h/2 है, तो इस पोजीशन, जिसे मैं पोजीशन 2 कह रहा हूं, इस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी m इंटू जी इंटू h/2। तो पोजीशन 2 पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh/2। और जो ये हमारी ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट थी, इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। तो कितना डिक्रीज हो गया? 50% का, आधी हो गई ना। पोटेंशियल एनर्जी जो थी अब उसकी आधी हो गई है, 50% डिक्रीज हो गई है। क्या पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में? एक मिनट, स्क्रीन इतनी, अच्छा इसकी वजह से हो रही होगी। ओके, क्या पढ़ा था हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में? अगर आपकी एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी उतनी ही अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। तो परसेंटेज में देखा कि एनर्जी 50% से डिक्रीज हुई, तो वो जो दूसरी एनर्जी कौन सी, काइनेटिक, वो 50% से इंक्रीज हो जाएगी। पहले कितनी थी? 0, अब 50% इंक्रीज हो जाएगी। मतलब दोनों कितनी होंगी? आधी आधी। काइनेटिक भी हाफ होगी, मतलब टोटल एनर्जी का हाफ होगी, तो आधी काइनेटिक होगी आधी पोटेंशियल होगी। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है उसका आधा हिस्सा इस h/2 में काइनेटिक होगा और आधा हिस्सा पोटेंशियल का होगा। ठीक बेटा, समझ में आई ये बात? इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? आप यहां से यहां, बेटा स्क्रीन मेरी शो करिए। आप 1 से 2, आप क्या करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के यहाँ की वेलोसिटी निकाल लो। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम लिख सकते हैं उसे हाफ mv²। ठीक है, हमें देखना है पोजीशन 2 पर, तो ये पोजीशन 2 की वेलोसिटी को मैंने v माना है, तो आप 1 से 2 पर देखिए। एक बार मैं इसको यहाँ रीड्रॉ कर रहा हूँ। पोजीशन 1 पर इनिशियल वेलोसिटी 0, पोजीशन 2 पर वेलोसिटी v के बराबर। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये हुआ h/2 के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सिलरेशन जो है डाउनवर्ड हो रहा है तो -g, फाइनल वेलोसिटी v जो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ h/2। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो -h/2। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इन चार वेरिएबल से जो इक्वेशन बनती होगी वो देख लीजिए। वो बनती है सिर्फ एक इक्वेशन, थर्ड। इन चारों वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से एक इक्वेशन बनेगी, थर्ड, v² = u² + 2as। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करें। v² हमें कैलकुलेट करना है, u इज 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a की जगह पे -g मल्टीप्लाई बाय -h/2। ठीक है, ये और ये कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 0 तो 0 रहेगा, -g और -h,
प्लस जी एच हो गया वी स्क्वायर की वैल्यू। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी? प्लस जी एच। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा मैं वी नहीं निकाल रहा हूँ, वी स्क्वायर ही सीधा सीधा रख दूं यहाँ पर, तो ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू जी एच। कितनी बनी? एम जी एच बाई टू कह सकते हैं। और इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी थी, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। हम बस इतना कह सकते हैं जितनी डिक्रीज हुई उतनी उसका इंक्रीज होगा। ये बिल्कुल बेसिक से यू कह सकते हैं। ये डिक्रीज कितना हुआ? फ्रैक्शन में देखो, हाफ का डिक्रीज हुआ तो उसमें हाफ एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हाफ किसकी? टोटल की। तो टोटल कितनी थी? एम जी एच। इसका हाफ कितना हुआ? एम जी एच बाई टू। तो काइनेटिक ऐसी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसमें देखो शॉर्ट में लगाना हो तो ऐसे लगा सकते हो जो मैं हाफ हाफ वाला बोल रहा हूँ, नहीं तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। बॉल को ड्रॉप किया गया, अब ये बॉल पहुंच गई यहां पर। इट हैज कवर्ड थ्री फोर्थ ऑफ हाइट। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच। ठीक है, पूछा जा रहा है इस पॉइंट पर काइनेटिक कितनी होगी और पोटेंशियल कितनी होगी। तो पोटेंशियल कितनी होगी? अगर ये टोटल एच थी तो ये वन फोर्थ हिस्सा क्या हो गया? हाइट है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट का नाम दे दिया पोजीशन 2। तो पोजीशन 2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, जो भी इसकी हाइट होगी। हाइट की वैल्यू कितनी है इसकी? एच बाई टू। ग्राउंड से इस पोजीशन पर एच बाई फोर पर है, तो एम जी एच बाई फोर आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है यहां से यहां आने में। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये हमेशा बराबर होना चाहिए। पॉइंट 2 पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 1। सबसे बेसिक रूल तो यही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पॉइंट 2 की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पॉइंट 2 की पोटेंशियल पता है, पॉइंट 1 पे वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, वेलोसिटी 0 होने के कारण काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और पॉइंट 1 पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो क्या काइनेटिक एनर्जी एट 2 नहीं निकल सकती? वो हो गई एम जी एच माइनस एम जी एच बाई फोर। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3/4 एम जी एच। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप कंजर्वेशन से करोगे तो बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बार अप्लाई करके देखोगे, इट विल बी कैलकुलेटेड इन अ वेरी लेस टाइम। बहुत लेस टाइम में कैलकुलेट हो पाएगा। समझ में आया ये जो मैंने अप्लाई करके दिखाया है ये चीज? अगर डाउट है तो बता दीजिए, मैं एक और एग्जांपल लूंगा डेफिनेटली। क्लास रिप्लाई तो करो। एक अलग क्वेश्चन लूंगा, कंसेप्ट यही होगा, समझना। देखो, ये यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। ठीक है, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो मुझे क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कोई बच्चा बताएगा कितनी होगी? 0। मैं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। ये h हाइट पर है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट 1। पॉइंट 1 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आई थिंक एम जी एच के ही बराबर। ठीक है, अब ये बॉल मूव करते हुए हम कहते हैं 5/6 ऑफ एच ट्रेवल कर चुकी है। टोटल हाइट का 5/6 हिस्सा ट्रेवल करके पॉइंट 2 पर आ गई। तो आपसे पूछा इस पॉइंट 2 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब एक काम ये करो, काइनेटिक पूछा है तो आप पहले देखो क्या इसकी हाइट निकाल सकते हैं ग्राउंड से, पॉइंट 2 की हाइट।
जो 0.2 हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या इसकी हाइट कैलकुलेट करी जा सकती है? टोटल एच हाइट, इसमें से 5/6 ट्रेवल हो गया तो बचा 1/6, या आप लोग एलसीएम लेके कैलकुलेट, एच में से 5/6 एच माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1/6 एच। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी एम जी, हाइट कितनी है? 1/6 ऑफ एच, इसे कह सकता हूं 1/6 mgh। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, ये आ गया। अब मुझे इस पॉइंट की काइनेटिक निकालनी, तो बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको क्या फर्स्ट पॉइंट की काइनेटिक पता है? फर्स्ट की पोटेंशियल पता है? सेकंड की काइनेटिक नहीं पता, लेकिन सेकंड की पोटेंशियल पता है। तो आप ऐसा देखिए कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2, आप दो पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो आपको चार एनर्जीज पता होनी चाहिए। चार कैसी? दो तो इनिशियल पॉइंट की काइनेटिक पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट की काइनेटिक पोटेंशियल। अगर इन चार में से तीन दी हुई हो तो फोर्थ निकल आएगी। हम ये कह सकते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 is equal to mechanical energy at point 2 according to law of conservation of energy। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखी जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1। मैं देखो इसको पूरा आराम से सारी चीज बता रहा हूं, अब समझ जाइएगा। सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड पॉइंट, क्योंकि एमई का मतलब वही होता है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। देखो फर्स्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपकी जो आई है वो थी 0, हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये 0 थी। और फर्स्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखते हो, फर्स्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है mgh, इसे पुट करिए, इट इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट की काइनेटिक, ये तो हमें निकालनी है, प्लस सेकेंड पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 1/6 ऑफ mgh। तो क्या सेकेंड पॉइंट की काइनेटिक इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते? सेकेंड पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी mgh यहाँ पर है, इसको इधर ले आएंगे तो ये होगा -1/6 mgh। आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो mgh को कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 - 1/6। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 5/6। दिस इज द आंसर, 5/6 इज द आंसर। आंसर में मिलेगा 5/6 टाइम्स ऑफ mgh। अब इसको एक दो बार करोगे तो आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी इसमें। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अभी जरा दिखाना। आई थिंक ऑब्जेक्टिव तो सारे हो गए इसके, है ना? अब हम लोग जरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, है ना? इसमें भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिलते हैं आपको, तो इनको भी कर लीजिएगा। और लखमीर सिंह में हॉट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को बुक शेयर कर चुका हूं, बट यू नीड टू डू दैट ऑल्सो। खुद से आप लोग उसकी डाउट लेके आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अ रॉकेट इज मूविंग अप विद वेलोसिटी v, इफ द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज सडनली ट्रिपल, ठीक है, वेलोसिटी 3 टाइम कर दी जाए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या बनेगा? वेलोसिटी 3 टाइम्स हुई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? थोड़ा सोचो दिमाग लगा के, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जस्ट आई एम गिविंग यू टाइम। नहीं, गलत। 3 टाइम्स इज रॉन्ग बेटा। वेलोसिटी 3 टाइम्स हुई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, वेलोसिटी नहीं होती। अभी कुछ दिमाग में आया? तो कितना आएगा? टेक अ टाइम, 2 मिनट लीजिए, थोड़ा दिमाग यूज करिए। बेटा ज्यादा सिंपल चीज थी इतनी।
चलो कराता हूं मैं। कहाँ रख दिया? यस। 27 तो कैसे आ रहा है बेटा? 1 मिनट रुकिए। पेन कहाँ गया? देखो, रॉकेट जो है, ये समझाने के लिए ये सब करना नहीं होता, जो मैं डायग्राम। रॉकेट जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। किसी इंस्टेंट पर आने पर वेलोसिटी 3 टाइम्स हो गई, ट्रिपल होगी ना, 3 टाइम्स हो गई। मास हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनिशियली? हाफ एम वी का स्क्वायर। केस नंबर यहां पर हाफ एम, जो यहां सेकंड केस में हुआ, v2 का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है? 3 टाइम्स। हाफ एम, ये हो गया 9v²। 9 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 2, लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा था, तो हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन में रेशियो जो है ना, जिस सीक्वेंस में पूछा जाता है उसी सीक्वेंस में दिया जाता है। इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी, तो इन्होंने थोड़ा ये सब्जेक्टिव में दिया है, तो आप किसी का रेशियो किसी के साथ भी निकाल दीजिए। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव होता तो ये बोलता व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी टू द सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड बोल रहा है, तो फर्स्ट ऊपर होना चाहिए, सेकंड नीचे। इसमें मैं क्वेश्चन में कोई ऐसा बोला नहीं है, तो हम लोग सेकंड और फर्स्ट का रेशियो निकाल रहे हैं 9:1। अगर सेकंड 9 है तो फर्स्ट वाली 1 होगी, मतलब फर्स्ट वाली की 9 टाइम्स सेकंड होगी। ये रेशियो निकल गया K2/। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी टू सेकंड, तो आपको फर्स्ट और सेकंड का निकालना है, तो ये ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, रेसिप्रोकल ले लेना, 1/9 आ जाएगा, 1:9। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन? कौन सा 1? अरे बेटा, आप भी ये समझ में आया था। चलो इधर पर इसको साइड में लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मैं हाफ एम वी स्क्वायर को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं? तो इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर मुझे क्वेश्चन में ये बोला जाए सेकंड काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट के साथ रेशियो निकालना है, तो मैं सेकंड को ऊपर रखूंगा, तो ऐसा रखूंगा काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1, तो ये इधर आएगा ना, यहाँ बचा 9। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो ये रेशियो क्या बना? 9:1। खत्म। आई बात समझ में? ओके, ये था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10th के बाद। नेक्स्ट वन पढ़िए आप लोग एक बार, स्क्रीन आपके सामने ओपन करी भी है। अविनाश कैन रन विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, एंड कपिल कैन मूव विद स्पीड ऑफ अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट इज हु इज मोर पावरफुल एंड व्हाई? कौन ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा? अब देखिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है एक तरह का रिटार्डिंग फोर्स है ना? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, 1 मिनट रुकिएगा, देखो एक थ्योरम बताया रखी है मैंने, आप ये देख लीजिए, जो ज्यादा वर्क कर रहा है
वो ज़्यादा पावरफुल होगा। एक थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। याद करो एकदम स्टार्टिंग में बताई थी। अब जरा सोचो, इसमें दो बच्चों के नाम है अविनाश, ठीक है, ये दौड़ रहा है, तो दौड़ते वक्त ये एक अपनी बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, और जिस सरफेस पे दौड़ रहा है वो इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लगा रहा है, तो जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है। ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का है। ठीक, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है अविनाश की, दिस वेलोसिटी इज, एक मिनट कहाँ चला गया, स्किप कर गया ये, इनकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो पर्सन है इसको मान लेते हैं हम, एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में रेस्ट से चला था और फाइनली ये वेलोसिटी आ गई। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस तो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब हम लोग इतना तो एज्यूम कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन 0 क्योंकि बाद में स्पीड से दौड़ रहा है, तो इनिशियल अगर वेलोसिटी 0 होगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, और यहाँ लिखेंगे हाफ। इनके मास दिए हुए हैं क्या क्वेश्चन में? मास नहीं दिए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको m ले लेते हैं और यहाँ वेलोसिटी को 8 का स्क्वायर दे देते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होता है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क नेगेटिव वर्क होता है, तो ये हो गया 10। सो द एक्सटर्नल वर्क इज हाफ m इंटू 64 प्लस 10, कुछ इतना आ गया। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए चेक करें। सेकंड वाले पर्सन के लिए अगर चेक करोगे तो वो आएगा हाफ m, वेलोसिटी कितनी है दिस स्क्वायर प्लस 25। अगर दोनों के मास सेम है तो हम एक चीज देख पा रहे हैं, अगर एक बार दोनों के मासेस को सेम कंसिडर कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पर एक 25, ठीक है, यहाँ पर 34, ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सा हो जाएगा। एक काम करो, अविनाश का एक्सटर्नल वर्क और सेकंड पर्सन के एक्सटर्नल वर्क का डिफरेंस निकाल लो। अगर ये एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव आता है, मतलब जो वर्क अविनाश ने किया माइनस जो वर्क ये जो शिवांश, जो भी बंदा है, दूसरा पर्सन है कपिल, ये कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। अगर ये पॉजिटिव आता है दैट मीन्स दैट, उसका मतलब क्या रहेगा कि अविनाश ने ज़्यादा वर्क किया है, वो ज़्यादा पावरफुल है, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ऐसा हम लोग करके देख सकते हैं। तो इसको ज़रा एक बार ऐसे ही ट्राई किया जाए, थोड़ा मास देना बेटर होता। ठीक है, तो जस्ट इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मास होता तो हम एग्जैक्टली सही आंसर ज़्यादा बेटर वे में दे पाते। $25, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 9 सब्ट्रैक्ट करो, m/2, 64 में से 9 गया 55 माइनस 15। अगर ये 1 kg भी होगा तो क्लियर है अविनाश इज मोर पावरफुल। थोड़ा सोच के देखिए, अगर ये 1 kg भी हुआ, पर्सन का मास अगर 1 kg भी हुआ तो इसका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आप सोचिए जरा, ये वैल्यू पॉजिटिव आने के ज़्यादा चांसेस है, दैट मीन्स अविनाश इज मोर पावरफुल। ठीक है, अविनाश ज़्यादा पावरफुल होगा। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो बेसिकली कि देखिए अविनाश की वेलोसिटी है 8, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 3। ठीक,
तो अविनाश की जो स्पीड गेन कर पा रहा है वो ज़्यादा गेन कर पा रहा है, अविनाश जो है, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा हो पा रही है, लेकिन वो कम फ्रिक्शन वाले सरफेस पे जा रहा है, इस वजह से हमने थोड़ा सा ये चेक करके देखा है, ठीक है। इसलिए हमने इसे थोड़ा चेक करके देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन बेटा। एक बार ये सर्कल वाला क्वेश्चन ढंग से दिखा दीजिए, सर्कल वाला जिसमें सर्कल आ रहा है ना, आपने थोड़ा इसको ऊपर की तरफ किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्वेश्चन दिया है? अ बॉय इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ऐसे किसी एक स्ट्रेट रोड पे दौड़ रहा है और उस बॉय पे फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर ही फॉरगेट द करेक्ट पाथ एट ए राउंड अबाउट। मतलब ये जो सर्कल जैसा जंक्शन आ रहा है ना, यहाँ पर आकर ये अपना ओरिजिनल पाथ भूल जाता है कि कैसे जाना है, ठीक है। देन इसमें क्या बताया है? फॉरगेट द पाथ, ओके। हाउएवर ही मूव्स सर्कुलर पाथ फॉर 1.5 साइकिल। मान लेते हैं वो एक साइकिल और उसके बाद आधे साइकिल और उसने मूव करा, ठीक है। 1.5 साइकिल मूव करने के बाद इसमें रेडियस भी दिया हुआ है, ये 100 मीटर का रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का, ठीक। देन ही मूव्स फॉरवर्ड अप टू 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक और ये आगे की तरफ मूव करा। तो आपको कैलकुलेट करना है वर्क। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज समझा देता हूं। आपके ना एक्सटर्नल फोर्स, दो तरह के फोर्स होते हैं बेटा। एक्सटर्नल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये दो फोर्स अलग अलग नेचर के होते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है आमतौर पर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब हो, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स जो ये पर्सन अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स तो जो वर्क करेगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर होगा। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ये पूरे पाथ पे वर्क करता है, ठीक है। तो दो फोर्सेस आ रहे हैं, हमें करना है वर्क डन कैलकुलेट कि टोटल कितना वर्क हो रहा है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। तो चलिए इसको जरा एक बार करते हैं। तो एक वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण, प्लस एक वर्क जो होगा वो होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ठीक है। अब ये जो पर्सन है इस क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है, ये जो पर्सन है, मिनट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। इस पर्सन ने कितना वर्क किया है, मतलब ये कैलकुलेट करना है हमें, है ना। हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है इस पर्सन ने कितना वर्क किया। तो इस क्वेश्चन की एक लैंग्वेज में जरा देखना, वहां पर लिखा हुआ है अ पर्सन इज मूविंग अगेंस्ट फ्रिक्शन। जब ऐसे वर्ड मिलते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट ग्रेविटी, इसका मतलब है जितना फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा था इतना ही एक्सटर्नल फोर्स इस पर्सन ने लगाया होगा। और हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण आने वाले वर्क को पता करना है,
ठीक है, वी हैव टू ओनली कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। बेटा आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट एक बार ऑफ कर दो। ठीक है, ओके। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन, इस बात को समझना, जैसे इस क्वेश्चन में वर्ड लिखा है पर्सन इज मूविंग अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया तो जितना फोर्स आपका फ्रिक्शन का है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स कौन लगा रहा है, ये पर्सन लगा रहा है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है। आपसे सिर्फ इसका वर्क पूछा गया है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना वर्क करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। एक्सटर्नल फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड हो रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी कॉस 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट 1.5 यहाँ पर, फिर यहाँ से लेके यहाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। फ्रिक्शन फोर्स तो पूरे पाथ के ऊपर लगता है, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क पूछा ही नहीं है, एक्सटर्नल वर्क पूछा है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पूछा है। तो यहाँ से यहाँ को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ पता कर लो। तो बेटा ये 100 मीटर का इसका रेडियस है, तो ये भी 100 मीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी 100 होगा, तो ये टोटल कितना हो गया 200 मीटर। और ये आपका 1.5 किलोमीटर है, इसे कन्वर्ट करो मीटर के अंदर, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो गया आपका 1500 मीटर। फिर ये 2 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2000 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो गया आपका 1500, ठीक है, प्लस 100 प्लस 100 200 प्लस 2000, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। 3700 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 3700। फोर्स कितना है 5 न्यूटन का। जस्ट इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, विल गेट योर आंसर। 5 7 35, 3 15 एंड 18, ठीक है, ये आंसर आएगा 00। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इतना वर्क करने वाला है, ठीक है बेटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश करिए इसे। क्लास